आज मैं यहाँ मंडी ज़िले के पास में हूँ, जहाँ सोनम वांगचुक आए हुए हैं, पदयात्रा करते हैं। उनके साथ 200 से ज़्यादा लोग चल रहे हैं और ये सारे लोग वहीं पे हैं। इससे पहले आज सोनम वांगचुक ने जो बातचीत कही है वो भी हमने देखा है और वो 2 अक्टूबर को दिल्ली में राजघाट पे पहुँचने वाले हैं, जहाँ वो अपनी बात रखेंगे। बाबा बालकनाथ मंदिर के आश्रय ले पाए तो वो बहुत अच्छा लगा हमें। हम पिछले 20 दिनों से ले से चले हैं, लगभग 1 महीने के लिए, और इस दौरान हम ले से दिल्ली तक पहुंचने के लिए चल रहे हैं 2 अक्टूबर को। ये लद्दाख और लद्दाख के साथ पूरे हिमालय के पर्यावरण और संस्कृति के संरक्षण के लिए हम ये पैदल मार्च या पद यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं हिमालय भर में बहुत से ऐसे नज़ारे दिख रहे हैं जो कि विनाश के नज़ारे हैं। कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं हमारे यहाँ तो बहुत अकाल होता है, फिर फ्लैश फ्लड बाढ़ आती है, खासकर ग्लेशियर्स के जल्दी पिघलने से। और आजकल ये जो मानसून के बादल उठ रहे हैं सागर से, जलवायु परिवर्तन और गर्मी बढ़ने के कारण ये हिमालय को भी पार करके ट्रांस हिमालय में पहुंच जाते हैं, जहां नहीं पहुंचते थे कभी भी लद्दाख या तिब्बत में। तो वहां पर भी क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, जिससे कि बाढ़ और अकाल, उसके बाद अगला अकाल होता है। वैसे ही यहाँ आप देख रहे हैं जंगलों में कहीं आग लग रही है तो कहीं बाढ़, कहीं जो हम विकास के नाम पे करते हैं 4 लेन की सड़कें जो कि बहुत ढलान वाले पहाड़ियों पर और फिर उससे धंस जाता है। कहीं विकास के नाम पर हम पन बिजली हाइड्रो प्रोजेक्ट्स करते हैं, जिससे कि हमारे बहुत से वादियाँ गांव डूब जाएंगे। तो ऐसे अंधाधुंध विकास शहरों के लिए हम ना करें कि पहाड़ों के लोग ही डूब जाएं या बिखर जाएं, क्योंकि ये जो बिजली है वो चाहे हमारे यहाँ के हाइड्रो पावर से हो या लद्दाख के बहुत बड़े बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स जो वहाँ आ रहे हैं उनके वजह से हो, ये जाति बड़े बड़े शहरों में है जहाँ पर लोगों को इसकी कीमत भी नहीं पता होती है। आधा यूज़ करते हैं, आधा मिस यूज़ करते हैं, आधा वेस्ट करते हैं। ऐसा डेवलपमेंट मॉडल अच्छी नहीं है। इसलिए सरकार जो भी नीतियाँ अपना पाए, जो भी औजार संविधान के प्रयोग करके इन पहाड़ों को संरक्षित रख सके वो करे। लद्दाख के केस में हम 6वें शेड्यूल की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर 90% से भी ऊपर लोग जनजातीय हों और ये 6वां शेड्यूल बना ही इसलिए है। और इसी का हमें आश्वासन और वचन मौजूदा सरकार ने 5 साल पहले कई इलेक्शंस में दिए, तो हम उसी वचन को याद दिलाने जा रहे हैं। ऐसे ही प्रावधान बाकी हिमालय के हर क्षेत्र में या जो पहले से हैं या नए बनाने की ज़रूरत है, जिसमें कि स्थानीय लोग जो हिमालय में रहते हैं उनकी सहभागिता हो, उनकी सहमति हो कोई भी बड़ी परियोजना करने से पहले। सिर्फ ये कुछ कंपनियों के ऊपर रहम करम पर ना छोड़ दिया जाए। यहाँ के लोगों को भी क्या यहाँ के लिए ठीक है क्या नहीं है बोलने का हक दिया जाए। यही 6वां शेड्यूल लद्दाख के लोगों को देता है। ऐसे ही प्रावधान पूरे हिमालय में हो ताकि हिमालय संरक्षित रहे, सिर्फ आज के लिए नहीं, आने वाले पीढ़ियों के लिए भी। क्योंकि सिर्फ हिमालय में बसने वाले लोग ही नहीं, कहा जाता है कि ये जो हिमालय में ग्लेशियर्स हैं ये 50 लाख लोगों के लिए तो सीधा
पानी का स्रोत है जो कि हिमालय में बसते हैं। फिर 2 बिलियन यानी कि दुनिया की 1/4 आबादी अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से इन्हीं ग्लेशियर्स पर निर्भर हैं। तो ये आगे आने वाले समय में पूरे उत्तर भारत के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती बन सकता है पानी के लिए, अभी से हम देख रहे हैं। तो इसलिए हिमालय को बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। हम लद्दाख से शुरू कर रहे हैं, मगर हमारा परिकल्पना है कि पूरा हिमालय के लोग इसमें जुड़ें और अपने अपने जगह को संरक्षित करें। आप अपने वादी को करें, हम अपने को करें। ऐसा करते करते हर एक समुदाय जब अपने घाटी का, गांव का संरक्षण करे तो हिमालय का संरक्षण खुद होगा। हम खुद करें और सरकार से भी मांगें कि ऐसे प्रावधान लिए जाएं, तो फिर ये संरक्षित रह पाएगा। यही हम आते हुए लोगों से भी कहते आ रहे हैं, अभी आप लोगों से भी कह रहे हैं कि सिर्फ सरकार पर ना निर्भर रहें, खुद अपनी पहल करें, अपने को उदाहरण बनाएं कि कैसी हमारी जीवन शैली हो ताकि ये हिमालय जलवायु परिवर्तन से बचा रहे। और फिर बड़े शहरों के लोगों से भी आग्रह करें कि वो भी सादगी भरा जीवन जिएं। तो खुद अपने को उदाहरण बनाएं, लोगों से अपील करें और सरकार से तो बिल्कुल मांग करें कि इन हिमालयों को सिर्फ आज की दोहन शोषण की एक संपत्ति की तरह ना देखें। ये एक भौतिक संपत्ति नहीं है, ये देवों की भूमि जैसा कहा जाता है यहाँ, तो उसका उसी तरह से आदर किया जाए और इसे आगे के लिए संरक्षित रखा आप जाए। सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे, दिल्ली की सरकार से? जैसे मैंने अभी आपको पहले कहा कि 6वें शेड्यूल में लद्दाख को संरक्षित करने का जो वादा उन्होंने किया है, उसी को याद दिला रहे हैं कि वादा पूरा हो, नहीं तो चुनावी वादों का कुछ मतलब ही नहीं रहेगा। 2 चुनाव जीते हैं तो उसके जो प्रतिज्ञा या वचन दिए हैं वो भी पूरे हों। तो लद्दाख के लिए तो वो हम कह रहे हैं। दिल्ली में किससे मिलना चाहेंगे? यहाँ के लिए आप लोग भी आवाज़ दें, अपने अपने इलाके के लिए जो उचित प्रावधान है उसमें आप संरक्षित कराएं। जैसे कई जगहों पे 5वां शेड्यूल लागू होता है, कहीं पे 6वां हो सकता है, कहीं पे और प्रावधान पुराने या नए भी हो सकते हैं, ऐसा हम उम्मीद आप दिल्ली में किससे मिलना चाहेंगे, सरकार के किसी प्रतिनिधि से? हम चाहते हैं कि हमारे जो लद्दाख के नेताओं के साथ बातचीत चल रही थी सिलसिला वो दोबारा शुरू हो। दोबारा तो हम वही याद दिलाने जा रहे हैं। हम राजघाट पर दिल्ली में पहुंचेंगे। किस तारीख को पहुंचेंगे आप दिल्ली? 2 अक्टूबर को बापू की इलेक्टेड विधानसभा भी तो चाहिए वहाँ हमें। आपको इलेक्टेड विधानसभा चाहिए वहाँ पे? जी हाँ, एक बहाली लोकतंत्र की लद्दाख में हो। ये मतलब ये सब जब चाहे वो विधानसभा के स्तर पे हो या 6वें शेड्यूल में ज़िला के जो स्वायत्त परिषद होते हैं जिसमें चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, दोनों ही लोकतंत्र के रूप हैं और दोनों से स्थानीय लोगों का निर्णय की प्रक्रिया में सहभागिता होगी। तो हमारी उम्मीद है कि वहाँ के लोग जिनको वहाँ जीना है सैकड़ों साल, वो बेहतर निर्णय लेंगे अपने इलाके के व्यवस्थापन का। हमारे साथ हैं गुमान सिंह जी, जो हिमालय नीति अभियान के कन्वीनर हैं। वो अभी बताएंगे। वो जा रहे हैं मंडी। आप इस समय किस लिए जा रहे हैं मंडी? सोनम वांगचुक जी की वो यात्रा चल रही है लेह से, उस यात्रा के संदर्भ में मंडी जा रहा हूँ अभी। जी, तो अभी आप पूरा दिन रहेंगे, फिर शाम को लौटेंगे यहाँ पे। ये आपका बगीचा है और ये हमें लगता है अनार यहाँ खूब सारे कल हमने खाए भी अनार। मेरे पास बहुत सी वैरायटी है जी, अनार की भी काफ़ी सारी वैरायटी है और नाशपाती है, उसकी भी अलग अलग वैरायटियाँ होती हैं। फिर एप्रिकॉट है, परसिमोन है और पिकेन है जी। यहाँ तमाम तरह का फ्रूट है। थोड़ी देर पहले हमारे साथ लेह से निकले सोनम वांगचुक थे, जिनसे बात हुई वहाँ पे हमें मंडी के पास में। और इस पूरे कार्यक्रम को जो यहाँ पे जो आयोजन कर रहे हैं, जो आयोजन में जुटे हुए हैं गुमान सिंह जी, जो हिमाचल के बड़े एक्टिविस्ट हैं, पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं, उनसे आज हम बात करें। मैं उनके घर पे ही हूँ, इस तीर्थन वैली में मैं उनका घर है। बड़ी खूबसूरत जगह, नदी है यहाँ पे, तीर्थन नदी के बगल में उनका घर है। तो मैं आज उनसे बात कर रहा हूँ और सोनम वांगचुक का जो कार्यक्रम है उसमें क्या क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ है गुमान सिंह जी। गुमान सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये धन्यवाद। थोड़ा सा हमें जानकारी दें कि ये तो सोनम वांगचुक का कार्यक्रम है,
ये किस तरीके से बना और क्या है इसका प्रयोजन क्या है जी? एक्चुअली में ये लद्दाख के लोग पिछले कुछ सालों से, जब से यूटी बनी है, उससे उसके बाद काफ़ी परेशानी में आ गए, क्योंकि यूटी तो बना दी गई और उनके पास कोई लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन नहीं है। जी। और सेंट्रल गवर्नमेंट का एलजी जो है वो लद्दाख घाटी में गवर्न करता है। एक तो समस्या वो थी उनकी। दूसरी समस्या थी कि अब क्योंकि जब से जम्मू कश्मीर को तोड़ा गया, 370 हट गया, उसके बाद लद्दाख के पास कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं रह गया जिसमें उनकी सुरक्षा का कोई तरीका हो, क्योंकि उसमें लगभग 80-90% लद्दाख और लेह और कारगिल में आदिवासी लोग रहते हैं। और उसमें उनकी ना तो उनको शेड्यूल 5 में स्टेटस है इस वक्त, ना कुछ है। जब ये यूटी बनाई गई थी तो ये कमिट किया था भारत सरकार ने, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, कि इनको शेड्यूल 6 दिया जाएगा और शेड्यूल 6 के अंदर इस इलाके को लाया जाएगा, परंतु आज तक वो नहीं हुआ। इसलिए पिछले 2-3 साल से लगातार ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। पिछले साल भी लंबा इन्होंने धरना दिया सर्दियों के दिनों में, और मार्च के महीने में ये बॉर्डर तक जाना चाहते थे, क्योंकि इनका कहना था कि चीन का ने बहुत बड़ा क्षेत्र हमारा छीन लिया, हमारे चरागाह जो है और चरवाहे कह रहे हैं कि बहुत अंदर आ गए, हमारी भीड़ें जाने नहीं दे रहे। ये सब सवाल लेके हम बॉर्डर तक जाना भी चाहते थे उस वक्त, और भारत सरकार ने उसको रोका। मूलतः इनका मकसद ही है। दूसरी बात है कि सोनम वांगचुक एक पर्यावरणविद है, उसने बहुत सारे पर्यावरण के काम वहाँ किए हैं लेह लद्दाख में। और अभी जो यात्रा हो रही है, दूसरा मकसद उसका यह है कि हिमालय में जो पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ हो रही है विकास के इस मॉडल के वजह से, उससे हमारे पूरे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे दुर्घटनाएं हो रही हैं, और ये जो बड़े बड़े निर्माण हो रहे हैं, खासकर पोलैंड्स, डैम्स, इस वजह से जो हमें क्षति हो रही है हमारे पर्यावरण की, इसकी रक्षा होनी चाहिए। दूसरा मकसद ये है। अब भी जो उनके सामने सबसे बड़ा खतरा ये भी है, क्योंकि पूरे हमारे ये जो ट्रांस हिमालयन रीजन्स हैं, खासकर लद्दाख के और हिमाचल के लाहौल स्पीति और किन्नौर का इलाका, इसमें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये योजना बन रही है कि एक तो माइनिंग की कुछ संभावनाएं हैं जो लग रहा है ट्रेस मिनरल्स के संदर्भ में। दूसरा है कि सोलर पावर प्लांट लगाना चाहते हैं, जैसे लद्दाख में ये संभावनाएं देख रहे हैं कि 20,000 मेगावाट सोलर पावर प्लांट लगाया जाए, और लद्दाख के पूरे पहाड़ पर सोलर पावर प्लांट लगाओगे, वहाँ की ग्लेशियर, वहाँ के क्लाइमेट चेंज में कितना परिवर्तन होगा। यही मैं देख रहा हूँ स्पीति में पूरा किबर की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके अंदर 800 मेगावाट का एक सोलर पावर प्लांट जो है इन्होंने सैंक्शन कर दिया है शायद सतलुज निगम को। ये भी चल रहा है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे साथ लगता हुआ जो इलाका है लाहौल का, जहाँ ये रावी घाटी है, क्या नाम, चिनाब घाटी है, चंद्राभागा नदी में कई हाइडल प्रोजेक्ट प्रपोज हुए हैं, इसका भी लगातार हम सब विरोध कर रहे हैं। इसलिए मैं एक सवाल मेरा और था गुमान सिंह जी, अभी मैं आ रहा था कुल्लू की तरफ, इस घाटी में जब तक आया, बहुत जगह 4 लेन का काम हो रहा है। क्या ज़रूरत है इन 4 लेन की? पहाड़ में हिमाचल के बहुत सारे ऐसे पहाड़ हैं जो कच्चे हैं, जहाँ पे गिरने का डर है, पत्थर गिर रहे हैं। क्या वजह है ये 4 लेन बनाने की? ये मुझे नहीं मालूम है। इतना जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रदेश में, ये हिमालय में किया जा रहा है, ये हिमाचल में नहीं, उत्तराखंड में भी यही हो रहा है, और कश्मीर में भी हो रहा है। और बड़ी बड़ी सड़कें पता नहीं किस लिए बनाई जा रही हैं। और फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के पीछे पैसे का बहुत बड़ा खेल होता है। बहुत बड़ी सारी एजेंसियां होती है, सबके मज़े होते हैं उसमें पैसे के। एक तो ये लगता है। दूसरा है कि जिस तरह से NHI हिमालय में सड़क निर्माण कर रही है, ये यहाँ की परिस्थिति इस बात को बिल्कुल अलाउ नहीं करती, जिस टेक्नोलॉजी को ये कर रहे हैं। ये वर्टिकल कटिंग कर रहे हैं 100-100 मीटर तक, 50-50 मीटर की, और कच्ची पहाड़ हैं, ये नए पहाड़ हैं, आप जानते हैं फ्रजाइल एरिया है, ये सारे नीचे धंस रहे हैं। यही हिमाचल में हो रहा है, यही आज आप देख लीजिए 4 धाम के पूरे उस रूट में हो रहा है उत्तराखंड में। और अब तो हम तो परेशान हो गए। इस पूरी देखिए सड़क, ये जो यहाँ की सड़क 4 लेन बनी है, अब साल 2 हो गए चालू हुए, आज भी कई जगह से टूटी पड़ी है, और लगातार ऊपर के गांव धंस रहे हैं, दरारें पड़ रही है। ये हुआ। दूसरे 4 लेन को नदी के किनारे इन्होंने नदी को इनक्रोच किया। लास्ट ईयर हमने बहुत बड़ी त्रासदी झेली है ब्यास घाटी ने। आप जानते मनाली से लेकर के पोंग डैम तक बड़ी तबाही हुई थी।
और बहुत सारे ब्रिजेस, घर बहुत नुकसान हुआ था, 250-300 लोग मरे थे। उसकी वजह थी सारी 4 लेन का मक डंपिंग, सड़कों का मक डंपिंग और हाइडल प्रोजेक्ट का मक, ये सब आया नदी में फ्लड के साथ। और साथ में इन्होंने 4 लेन वालों ने कुल्लू मनाली के बीच में नदी को एनक्रोच किया, नदी के अंदर डाल दी 4 लेन और सब नदी तोड़ती हुई चले गई। ये बहुत बड़ी गलती हुई है 4 लेन से। हम आज भी मांग कर रहे हैं, हमारे को पहाड़ को 2 लेन सड़क चाहिए, 4 लेन नहीं चाहिए हमको। हम नहीं मानते इसको, ठीक गलत है, टेक्नोलॉजी गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद गुमान सिंह जी। हम आपके से दोबारा फिर बात करेंगे। नमस्कार।